ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी न्यूज पर स्पेशल रिपोर्ट का और शुरुआत आज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हो गया है। जी हां, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया है। इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 38 दिन तक चलेगी और इस पवित्र यात्रा के लिए पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से रवाना कर दिया गया है। जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के बेहद पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच 146 गाड़ियों में तीर्थ यात्रियों का ये पहला जत्था पवित्र गुफा में दर्शन और पूजन के लिए निकल गया है। बाबा बर्फानी की भक्ति में डूबे इन श्रद्धालुओं की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहला जत्था है श्रद्धालुओं का जो आज बेस कैंप से रवाना किया गया है। 38 दिनों की ये यात्रा, जिस पल का बाबा के भक्तों को इंतजार रहता है वो पल आ चुका है। बाबा बर्फानी के भक्तों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। पहले जत्थे की रवानगी से लेकर श्रद्धालुओं के स्वागत की जबरदस्त तैयारी और रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम हर बार से ज्यादा कड़े हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से यात्रा के रूट पर नजर रखी जा रही है और श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले का उद्घोष करते हुए निकल पड़े हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय जम्मू में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में है। आज जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो रहा है और जोश यहां देखते ही बनता है। देश भर से आए हुए श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं और अब इन लोगों का इंतजार है बस बाबा बर्फानी के उस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने का। उत्तर प्रदेश से आए हुए कुछ लोग हमारे साथ। आपका क्या? नितेश त्रिपाठी, कालीन नगरी भदोही से आए हुए हैं हम। मुझे एक चीज बताइए कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी? जी, मैंने 15 अप्रैल को कराया था रजिस्ट्रेशन। और 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल? नहीं, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराया। जितने लोग थे सब लोग आए हुए हैं। आतंक पे इस बार आस्था भारी पड़ेगी। आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आपको कभी मन में आया नहीं कि हम कैंसिल कराएं यात्रा? नहीं, मन में नहीं आया, कभी नहीं आया, क्योंकि हम लोग की आतंक से बढ़ के हमारे लोगों की आस्था है। आस्था पर हम लोग रहते हैं, आस्था पर ही। हमने 14 अप्रैल को कराया था और 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसके बावजूद आपने जो है? नहीं, हमारी आस्था भारी। हम लोग चलेंगे दर्शन करके बाबा, तभी भी आएंगे। भरोसा पूरा? एकदम पूरी सुरक्षा है, पूरा व्यवस्था है, विश्वास है। मैं बाबा की काशी नगरी से आया हूँ और 14 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराया था और मैंने कैंसिल नहीं कराया। बाबा अमरनाथ की दया से मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। सुरक्षा व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? अमेघ है, जिसकी कल्पना से परे है इतनी सुरक्षा से। कोई तोड़ नहीं है। हम 14 अप्रैल अप्लाई किया ऑनलाइन में और उधर 15 अप्रैल अप्रूव हुआ। उस टाइम में हम पेमेंट करके पर्ची बना लिया। मन में नहीं आया कि कैंसिल? कभी नहीं, हर बम है, सब बड़ा बाबा की इच्छा है। हाँ, जरूर जाना है। इतना बड़ा सिक्योरिटी लिया, जाने का तो जरूरी है। आप कहाँ से हैं सर? बरेली से, यूपी से सर। तो कभी ये मन में नहीं आया कि कैंसिल करें? मैं इससे पहले भी आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन पर, अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है। वहाँ अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। तो आप जब आए इस बार कुछ अलग लगा आपको? जी, बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। इससे पहले आया था तब उतनी नहीं थी, 2019 में मैं आया था, पर इस बार बहुत ज्यादा अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। जी, पूरा भरोसा है? जी सर। तो बाबा पर गहरी आस्था है, सरकार पर इंतजामों को लेकर विश्वास है, ये कहना है इन तमाम भक्तों का, जिनके उत्साह में, जिनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। ये पहली बार यात्रा हो रही है जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसके बाद। और देखिए श्रद्धालुओं का यहाँ पर साफ तौर पर ये कहना है
कि वो इस यात्रा पर निकले हैं पूरे विश्वास के साथ और उनके उत्साह में, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है और जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं उसको देखकर भी वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो ये यात्रियों का, श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। यात्रा 38 दिन चलेगी, 2 मार्ग हैं इसके लिए और किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का पहरा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ईश्वर के बोले के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है और आज जम्मू से भगवान भोलेनाथ के पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने के लिए पहला जत्था रवाना हो रहा है। मैं एक ऐसी बस में हूं जो यहां से आज श्रीनगर के बालटल के लिए निकल रही है और यहां से आप देख सकते हैं कि जोश कितना है श्रद्धालुओं में, जाकर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। जोश देखते ही बनता है और ये जोश न सिर्फ यहाँ बस में है बल्कि यहाँ जम्मू के बेस स्टेशन जो कि अमरनाथ यात्रियों का एक बेस स्टेशन है, उसके वहाँ पर सारे बेस स्टेशन में कुछ ऐसा ही जोश है। लोग बस अब एक ही इच्छा है कि जाके वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और लोग हाथों में डमरू लेकर आए हैं और बस अब एक ही इंतजार है कि कब वो उस पवित्र हिमलिंग का दर्शन करें। सर आपका बोलिए। सुमन घोष, कोलकाता से। हाँ, हमने तीन महीने पहले। नहीं। बाबा ने बुलाया, चले। तो श्रद्धालुओं का उत्साह आपने देख लिया। अब चलते हैं अपने 3 सहयोगियों के पास जो विस्तार से किस तरह से यात्रा को लेकर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था क्या है, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू बेस कैंप से जहां श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया है वहां से अजय बाशलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनगर बेस कैंप से आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बलराम पांडे उस जगह पर है, पहलगाम में, उस चेक पॉइंट के पास जहां से अमरनाथ यात्रा का ये जत्था एंटर होने जा रहा है। आप तीनों के पास ही एक कर मैं पहुंचूंगी, लेकिन पहले अजय मैं आपके पास आ रही हूं। अभी आप ही की रिपोर्ट दर्शकों को हम दिखा रहे थे, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में था, बाबा पर गहरी आस्था और सरकार के इंतजामों पर विश्वास। आप वहां पर थे, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई थी जब पहले जत्थे को रवाना वहां से किया गया? देखिए, जिस पहलगाम इस समय केंद्र बिंदु बना है, क्योंकि जिस तरह से अप्रैल 22 को बाईसरन में हमला हुआ और उसके बाद लगातार इस यात्रा को लेकर न केवल जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप वाहन देख रहे हैं ये पहलगाम जाने वाले यात्री हैं और ये बसों की कतार खुद बता सकती है कि कितना जोश यहाँ यात्रियों में है। इससे पहले जो जत्था रवाना हुआ वो बालटाल जाने वाला जत्था था और ये जो करीब 100 से 125 गाड़ियां हैं ये उन श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं जो यहाँ पहलगाम जाएंगे और पहलगाम से बाबा भोले के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। बता दूं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व हैं। सुरक्षा के इंतजाम पहले मैंने इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे। श्रद्धालुओं में उत्साह है और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि इस बार जो आतंक की तस्वीर कश्मीर से दिखाई दी, उस आतंक की तस्वीर का जवाब ये श्रद्धालु देंगे, कश्मीर जाकर देंगे, पहलगाम जाकर देंगे, बालटाल जाकर देंगे और बाबा के दर्शन करके देंगे। श्रद्धालुओं में जोश इतना है कि श्रद्धालु इस बार ये कह रहे हैं कि इस बार आतंक पर जो है वो आस्था भारी है और हो भी क्यों ना इस बार जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, मैं खास तौर पर कहूँगा वो अभूतपूर्व है। इस बार पहली बार मैं बता दूं, जैसे ही श्रद्धालु सड़क से आएंगे, उन्हें जैसे ही वो जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के कठुआ एंटर करेंगे, कठुआ से ही उन्हें भारी सुरक्षा के बीच यहां जम्मू तक लाया जाएगा और जम्मू से श्रीनगर तक का करीब 300 किलोमीटर का जो सफर है उस सफर को सुविधापूर्ण बनाने के साथ साथ सुरक्षित भी बनाया गया है। न केवल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना को लगाया गया है बल्कि सीसीटीवी कैमरा, उन सीसीटीवी कैमरों में फेशियल रिकॉग्निशन इस तरह और ड्रोन, इस तरह की वो तकनीकें हैं जो इस बार सुरक्षा के मद्देनजर ली गई हैं।
जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यह जम्मू में अमरनाथ यात्रियों का बेस स्टेशन है और इस बेस स्टेशन तक को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो मेरे पीछे आप ये पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं ये दरअसल बेस स्टेशन है और इस बेस स्टेशन के आसपास ही करीब 200 कैमरे लगाए गए हैं जिनमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक तक इंस्टॉल की गई। और सामने आप देखिए, इस बार पहली बार यह हुआ है कि वॉच टावर्स यहां पर लगाए गए हैं इस बेस स्टेशन में, इस बेस स्टेशन के आसपास, ताकि अगर कोई संदिग्ध शख्स दिखता है जिसकी शिनाख्त जो है तकनीक करती है उससे किस तरह से निपटना है। जमीन पर तो सुरक्षा बल तैनात ही हैं, इस तरह के वॉच टावर्स भी यहाँ लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर पूरा प्रशासन कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ जमीन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं तो तकनीक का सहारा भी लिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक ये सख्त पहरा है। यहाँ पर लौटूंगी अजय आपके पास, आसिफ के पास चलती हूँ। आसिफ, जो आतंकी हमला हुआ, नापाक कोशिश थी कि किस तरह से दहशत कायम की जा सके, लेकिन श्रद्धालुओं ने दिखा दिया है कि किसी भी तरह के आतंकी के नापाक हरकतों पर, उनके नापाक मंसूबों पर आस्था हमेशा भारी रहती है और भारी रहेगी। बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरीके का एक घटना जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा असर यात्रा पे पड़ेगा, इस बात की आशंका जताई गई थी कि अमरनाथ हमला 22 अप्रैल को हुआ था और तब तक तकरीबन 3,36,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से यात्रा के लिए काम शुरू हुआ तो केवल 85,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, सुरक्षा का जिस तरीके से माहौल रहा है, बड़ी संख्या में भक्तों के इस बार यात्रा में आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन उसके साथ जो सुरक्षा निर्देश जारी किए गए थे भक्तों के लिए कि केवल यात्रा कॉन्वॉय के जरिए ही चलेगी, उसकी भी अनदेखी होती हुई दिख रही है। हम इस समय श्रीनगर के जो यात्री के लिए बना हुआ कैंप है वहां पे खड़े हैं और पीछे देख सकते हैं कि कैंप की सुरक्षा के लिए जो वहां पे व्यापक इंतजाम है और जो यात्री पिछले 2 दिनों में यहां पहुंचे हैं उनको अंदर रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पहुंच गए हैं। ये आम जो टूरिस्ट बन के यहाँ तक पहुंचे हैं और आज सुबह तकरीबन 3 बजे से ये यहाँ पे मौजूद हैं और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पे आने की कोशिश। मैं दिखा दूं कि पीछे जो है ये रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं जो सुबह 9 बजे खुलेगा, लेकिन रात तकरीबन 3 बजे के करीब ये वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे और कैंप के बाहर अब यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि रजिस्ट्रेशन काउंटर खुल जाए और ये अंदर आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं भक्तों के इस तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के आना, बिल्कुल आसिफ, भक्तों को भी समझना होगा, श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि ये यात्रा उनके लिए बहुत खास हो जाती है, लेकिन जो सरकारी दिशा निर्देश है उनका पालन उन्हें अवश्य करना होगा। बलराम, लौटूंगी आपके, बलराम अब आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले आपकी एक रिपोर्ट दर्शकों को यहाँ पर दिखा देते हैं। अमरनाथ यात्रा बेहद अहम है क्योंकि इस बार यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है। यात्रा का एक रूट पहलगाम से होकर जाता है। भक्तों को जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जाने के लिए 48 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। देखिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे की रिपोर्ट। यात्रा के लिए श्रद्धालु पहलगाम पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भारी संख्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ गुजरात के लोग हैं जो यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कब ये चले थे और कहाँ से आए हैं गुजरात से। क्या नाम है आपका? दिलीप भाई पटेल नाम है मेरा। अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं सर जी, 15 साल से लगातार रहे। उनकी सेवा सरकार की, जो भी सरकार आती है हर साल बढ़िया से बढ़िया सेवा हो रही है। और सुरक्षा दल CRPF है, जैसे BSF है, JNK पुलिस है, वो भी पूरा सहयोग कर रही है। बराबर हमले थोड़े छोटे मोटे, देखो देश है बड़ा तो छोटे मोटे हमले तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार की सुविधा उससे भी बढ़िया होती जा रही है। श्रद्धालुओं की हिम्मत इतनी अटूट है कि दर्शन तो कुछ भी हो जाए, भोले बाबा के दर्शन करने के ही है हमारे को। बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे? बिल्कुल, बाबा बर्फानी का हम दर्शन करके ही जाएंगे। और मैं एक यात्री के नाते मैं सभी देशवासियों से विनती करता हूं कि आप सब भी आइए। यहाँ कोई प्रकार का कोई डर का कोई माहौल है नहीं। आप शांति से आप आइए, दर्शन करिए। हम भी आए 3-4 दिन से पहलगाम में रुके हैं। आप बिंदास आइए और सब भोलेनाथ का दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। आप क्या कहते हैं? हर हर महादेव। हम भी अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं।
गुजरात से अहमदाबाद से आए पटेल जगदीश भाई रेवा भाई, और सबको दर्शन करा के ही जाएंगे। आप पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आया, क्योंकि मेरे पापा हर 15 साल से आते जा रहे हैं और मेरी भी इच्छा इतनी थी, मैं 5 साल से मेरे पापा को बोल रहा हूँ, पर मेरे एज कम पड़ रही थी और अभी जस्ट 10वीं में था। पापा ने बोला कि अगले साल जाएंगे, पर अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो अभी 12th में आए तो अभी बाबा बर्फानी के दर्शन करके जाएंगे। भले आतंकवादी भले उधर आ जाए तो भी हम दर्शन तो करेंगे ही। यानी श्रद्धालुओं में जोश काफी ज्यादा है। हर हर महादेव, जोश तो इतना ही रहेगा। आज गुजरात से हम आए हैं, आज करीबन 2000 किलोमीटर काट के भी आए हैं और यहाँ पाकिस्तान भी बॉर्डर है तो भी हम डरने वाले नहीं है। यहाँ पे इतना ये अपना सैनिक का बंदोबस्त काफ़ी है कि हमको डर आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहा था। और मोदी साहब भी इतना सुरक्षा के लेके इतना स्वयं कर रहे हैं। आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आए हैं। अच्छा। बंगाल से। लेकिन सुरक्षा इतना अच्छा है ना, मालूम हो रहा है कि हम सेफ है। यही बड़ी बात है। जहाँ से आए हैं हर जगह पूरा सेना पूरा छाव है, कोई व्यवस्था एकदम सुसंपन्न रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। और अब बलराम पांडे हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। बलराम उस जगह पर मौजूद हैं, पहलगाम में उस चेक पॉइंट के पास जहां से अमरनाथ यात्रा का ये जत्था एंटर होगा। बलराम, मैं अब आपके पास आऊंगी, जरा बताएं, आप वहां पर तस्वीरें भी दिखाएं और किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि श्रद्धालु काफी आश्वस्त दिख रहे हैं सुरक्षा इंतजामों को लेकर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर के जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सेना की कानवाई यहां पर निकल रही है और ये भक्तों को बताने की कोशिश सेना के द्वारा और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा की जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लंबी कतारों में आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर जो चेक पॉइंट है वो है और जो भी वाहन यहां पर आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और जब सेना के जवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही उन वाहनों को पहलगाम में एंट्री दी जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं ये भक्तों की लाइन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भक्त ही नजर आएंगे, क्योंकि हर भक्त की यहां पर चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही उन्हें पहलगाम में जाने की इजाजत दी जा रही है। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और वहां पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। हर एक मूवमेंट पर उनकी पैनी नजर है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ये बाबा बर्फानी की पहली अमरनाथ यात्रा है और उसको लेकर के यहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के लगातार चाहे सेना के अधिकारी हो चाहे स्थानीय प्रशासन हो वो पूरी तरह से तैनात नजर आ रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये भक्तों की हैं, भक्तों से बात करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर जोश है इस अमरनाथ यात्रा को लेकर के। हालांकि कई भक्त ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। कहां से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हैं। क्या कहेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगे हुए लाइन में? सुबह से ही लगे हुए, 4 बजे से ही, और दर्शन के लिए लगे हुए हैं। ठीक है बलराम, के किस तरीके के इंतजाम लौटेंगे आगे भी आपके पास। यात्रियों से, भक्तों से इस बातचीत को आप आगे बढ़ाइए, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई, जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उत्साह से झूम रहे हैं और साथ ही सुरक्षा इंतजामों को लेकर आश्वस्त भी हैं। आसिफ, बलराम और साथ ही अजय, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की दबंगई का एक मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई की। इस वीडियो में मनसे के कार्यकर्ता दुकानदार को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ते दिखाई दिए। इससे पहले मराठी बोलने को लेकर कार्यकर्ताओं और दुकानदार के बीच काफी देर तक बहस होती रही।
कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। दुकानदार का जवाब सुनते ही कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हिमाचल प्रदेश से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। देवभूमि एक बार फिर कुदरत के क्रोध का गवाह बनी। मंडी से लेकर कुल्लू तक बादल फटने की खबरें आई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार हिमाचल प्रदेश में इतनी भयानक तबाही क्यों हो रही है? ऐसा क्यों है कि मानसून के दस्तक देते ही हिमाचल में बर्बादी पसरी हुई नजर आती है? तस्वीर ऐसी होती है मानो पहाड़ प्रतिशोध लेने पर उतर आए हो। अभी अभी आपने जो देखा और सुना वो हिमाचल प्रदेश से आई सिर्फ ताजा तस्वीर भर नहीं है, बल्कि मॉनसून के महीने की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। वो हकीकत जब सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया जाता है कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, हर कोई सावधान हो जाए। काफ़ी जगह घटनाओं की सूचना हमें मिल रही है, पूरा ब्यौरा हम एकत्रित कर रहे हैं और मेरा सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध है कि वो नदी नालों के किनारे मत जाए। अगर वो इस दूरी पर रहते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब नदी नालों पर हम जाएंगे तो उससे नुकसान होता है। जब बारिश के दस्तक देते ही हिमाचल की गोद में बहने वाली व्यास नदी ऐसे उफान पर होती है कि उसके रौद्र रूप को देखकर खौफ पैदा होने लगता है। ये अभी अभी रात को जो फ्लैश फ्लड आया था उसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुला थे इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ वगैरह लगी थी, वो भी चली गई है। इसमें एक स्कूटी, दो तीन बाइकें और एक गाड़ी बह गई है यहाँ से। अरे अभी तो जुलाई शुरू हुआ है और हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मच गया है। और ये माता जी का मंदिर है जिसमें जो कि अभी हवा में ही है, इसका एक 2 साइड है। यहाँ से एक 4 कमरों का एक बड़ा मकान जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, जड़ से जला गया है। सोमवार की रात हिमाचल प्रदेश में कयामत की रात बनकर आई थी, जब किसी को संभलने का मौका दिए बिना एक के बाद एक बादल फटने की खबरें आ रही थी। इसे कयामत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिन सीढ़ियों से घर तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते सैलाब ने दस्तक दे दी थी। हम आपको मंजर दिखाते हैं। यहाँ पे ये दरअसल जियोनी खड्ड है जो बड़े वाली नदी के रूप में आपको दिख रही है, क्योंकि इस वक्त ये नदी का आकार ले चुकी है और इसके साथ में एक और नाला जो है लेफ्ट साइड से जो है वो आ रहा है। तो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे सियांज गांव जो है वो था और यहाँ पे कुछ एक घर थे और 9 लोग इन घरों के अब भी लापता हैं। हाइट से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अंदाज़ा इसका लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी रही है। दरअसल ये जो जियोनी खड्ड है, जियोनी खड्ड ज़्यादा बड़ी है बजाय उसके जिस नाले में ये घर बहे। पर ऊपर पहाड़ पे बारिश इतनी तेज़ हुई कि ये जो छोटा नाला है ये भी बड़ा विकराल रूप ले गया रात को, सोमवार रात को। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में दहाड़ती हुई आवाज और अपने साथ सैकड़ों टन मलबे के साथ जो पानी दिख रहा है, ये उसका रास्ता नहीं है। अचानक बाढ़ आने के बाद पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। मंडी में
बारिश के बाद हालात इतने भयावह इसलिए हो गए क्योंकि 1 से 30 जून के बीच हिमाचल के मंडी में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई है। जब सामान्य से 100% ज्यादा बारिश होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। देखा आपने सीमेंट और पत्थरों से बनाई जा रही एक सुरंग कैसे मिट्टी की तरह भरभरा कर ढह गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक मजबूत किला अचानक ढह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही निर्माणाधीन सुरंग ताश के पत्तों की तरह ढेर होना शुरू होती है, वहाँ अफरा तफरी का माहौल होता है और जेसीबी मशीन से लेकर आम लोग तक जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तस्वीरें मंडी के करसोग की है, जहां बादल फटने के बाद तबाही की गवाही बनकर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमवार रात यहां बादल फटा तो अपने साथ तबाही वाली जगह तक पहुंचने के रास्ते तक बहा ले गया। घरों को नुकसान हुआ है, खेत बह गए। बहुत डर लग रहा है सर, हर जगह से खबरें आ रही है जो सुनने को आ रहा है जैसे, तो उससे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हर जगह में ऐसा लग रहा है तबाही देखने को मिल रही है। करसोग की तरफ क्या है? करसोग की तरफ से जो खबरें मिल रही है सर, उससे मैं अपने घर में भी फ़ोन किया था तो वहाँ से भी यही सुनने को मिल रहा है कि बहुत वहाँ भी बहुत भूस्खलन हो रखा है, बहुत पानी आ रहा है, घरों में घुस गया है पानी, लैंडस्लाइड हो रहा है, हर जगह मशीनें आ रही है, सभी यही बता रहे हैं सर। बादल फटने के बाद गाड़ियां कई फीट मलबे में धसी हुई है और मुश्किल ये है कि आगे भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। मंडी जिले के गोहर उपमंडल में सियोंज गांव में सोमवार रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 9 लोग लापता हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं। हम उसको मंजर आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरीके से रात के तकरीबन 2 बजे ये सारा कुछ घटित हुआ। यहाँ पे ये एक खड्ड है असल में, जो नॉर्मली इतने फ्लो में नहीं होती है, पर इसका जो अब फ्लो है, जो पानी है इसमें, उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात जब इस खड्ड में पहाड़ी पे बादल फटने के बाद पानी आया तो क्या मंजर रहा होगा। ये फिलहाल इसका अगर स्पैन भी हम देखेंगे तो हो सकता है इसका स्पैन जो है अभी 15 फीट हो या 20 फीट हो, पर रात को जब बादल फटा 2 बजे के करीब तो इसका स्पैन जो है, जहाँ तक नज़र जाती है हमारी कैमरा, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, वहाँ तक बड़े बड़े पत्थर और पेड़ नज़र आ रहे हैं जो उस पानी के बहाव में आए हैं। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब मेरी लास्ट टाइम बात हुई उनसे। उसके बाद हुई बात जो पानी में बहे हैं उनसे? जी उनसे हुई थी। उनके स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, रो रहे थे, पानी आ गया था। घर के दोनों साइड किचन बने हुए थे, बता रहे थे कि भाई किचन दोनों साइड के चले गए हुए हैं। हम आंगन में खड़े हुए अपने बरामदे में, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बादल फटने के बाद रास्ते तबाह हो चुके हैं और अब बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी जिले के सियांज गांव में बादल फटने से आई बाढ़ के कारण 9 लोग लापता हैं, पर एनडीआरएफ के जवान
किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इन राहत और बचाव कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं हम। ये एनडीआरएफ का जवान इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कितना चैलेंजिंग ये काम है एनडीआरएफ के इन जवानों के लिए, जो इन रस्सियों से अपने आप को बांध रहे हैं और इस उफनती खड्ड को क्रॉस कर रहे हैं, ताकि जो खड्ड के उस पार का हिस्सा है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है चला सकें। सोमवार रात को बादल फटने से बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से 9 लोग लापता हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। पर क्योंकि नदी के इस खड्ड के दूसरी पार का जो हिस्सा है वो अभी इनएक्सेसिबल है, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। एक पुल होता था छोटा सा, वो भी टूट गया है। तो अब एनडीआरएफ के जवान इस खड्ड के दूसरी तरफ जाके जो है सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं, ताकि लापता लोगों को ढूंढा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर 30 जून को हिमाचल के मंडी में ऐसा हुआ क्या कि हालात बेकाबू हो गए। सिर्फ 30 जून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 5.7 mm का है, जबकि इस साल 30 जून यानी सोमवार को हिमाचल प्रदेश में 20 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 250% ज्यादा है। और जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है तो पहाड़ तोड़ तबाही मच जाती है। ये देखिए 5 मंजिल की बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। ये जितना भी है, ये देखिए आप बिल्डिंग का नज़ारा। पर्यावरण के जानकार बता रहे हैं कि बादल फटने की जो घटनाएं अगस्त-सितंबर महीने में होती थी, वो लगातार तापमान बढ़ने की वजह से जून में ही होने लगी। पहले तो जो बादल फटने की घटना होती थी वो जुलाई अगस्त में होती थी, सितंबर में होती थी। अब ये इसमें जून के महीने में ही कई घटनाएं हो चुकी है। तो इसका सीधा कारण हम ये कह सकते हैं कि जो तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है उसके कारण ये घटनाएं हो रही है, और तापमान और बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कोई भारत का दूसरा राज्य हो। बात तो बिल्कुल ठीक है कि तापमान बढ़ेगा तो परेशानी भी बढ़ेगी और हर राज्य में इसका असर होगा। लेकिन बावजूद इसके ये सवाल परेशान करता है कि लगातार 3 साल से हिमाचल प्रदेश को ही मॉनसून के महीने में सबसे ज्यादा मार क्यों झेलनी पड़ रही है। साल 2023 याद होगा आपको, जब हिमाचल में ऐसा हाहाकार मचा था कि हर कोने में बस तबाही पसरी हुई थी। जरा सोचिए, अभी तो बारिश के पूरे 3 महीने बाकी हैं, लेकिन सीएम सुक्खू के मुताबिक 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 34 जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा खतरा आखिर हिमाचल के आंचल पर ही क्यों मंडरा रहा है। तस्वीरें मंडी के उसी पंचवक्र मंदिर की हैं, जहां से 2023 में तबाही की बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई थी। एक बार फिर मंडी में पंचवक्र नदी के पास ब्यास नदी का उफान उसी तबाही की याद दिला रहा है। पहले तो मैं आपको ब्यास का एक दृश्य दिखाता हूं। ब्यास जो है बिल्कुल अपने उफान पर है। यहाँ आप देखेंगे ब्यास और ये स्पीति खड्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, और ये वो जगह है जहाँ 2023 में भी हमने रौद्र रूप देखा था ब्यास का, जहाँ सामने पंचवक्र मंदिर है जो पूरी तरह डूब गया था। तो अब ये मंदिर जो है इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया है ब्यास ने। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्यास का, तो ब्यास इससे थोड़ा दूर रहती है मंदिर से। डर इसलिए है क्योंकि सोमवार सुबह ही मंडी में 4 जगह बादल फटा था। मंडी के धर्मपुर की तस्वीर देखिए, जहाँ घरों के ऊपर मलबे की मोटी चादर दिख रही है। तबाही तो आपने बहुत देख ली, और अब उस सवाल के जवाब पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश बारिश की मार से सबसे ज्यादा क्यों कराह रहा है। पहली वजह हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश हिमालय के पश्चिमी हिस्से में है, जो दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कही जाती है, और ये भौगोलिक रूप से न सिर्फ अस्थिर है बल्कि भूकंप के लिए भी संवेदनशील है।
बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। दूसरी वजह जलवायु परिवर्तन। बार बार हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की ऐसी तस्वीरों के पीछे एक अहम वजह है जलवायु परिवर्तन। हिमाचल प्रदेश में पिछले 100 साल में औसत तापमान करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसकी वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है और भारी बारिश वाली घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में मानसून के महीने में बादल फटने की 18 घटनाएं हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है और इसीलिए भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। बादल जब पृथ्वी से टकराते हैं तो और पहाड़ में जब टकराते हैं तो पहाड़ के कारण वो ऊपर उठते हैं और उसके कारण क्या होता है कि गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है। उसके कारण जो हवा में मॉइस्चर रहता है वो बादल फटने के कारण बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अब होता क्या है कि पहाड़ों में जो कटाई हो रही है उस कटाई के कारण जंगल भी नष्ट हो रहे हैं और पत्थर सामने आ रहे हैं। तो जो पानी जमीन के अंदर जा सकता था मिट्टी के कारण, वो मिट्टी अब रही नहीं, तो पानी जमीन पे ही बहेगा और वो बहुत तेजी से बहता है और नीचे की तरफ आता है। तो निश्चित रूप से उससे जो भी नुकसान होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन ये तो वैज्ञानिक वजह थी। अब जरा दूसरी वजहों पर गौर फरमाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से 174 छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। दरअसल इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाता है और इससे नदियों का प्रवाह प्रभावित होता है। तीसरी वजह पर्यटन का दबाव। ये तस्वीर देश के लिए बहुत आम हो चुकी है, जब हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। पर्यटकों का ये दबाव हिमाचल प्रदेश झेल नहीं पाता। इसे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख के आसपास है, जबकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 1,80 लाख पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों की संख्या हिमाचल की आबादी से दोगुनी है। अब बात हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री की, जिनके खिलाफ ऑन ड्यूटी ऑफिसर की पिटाई के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। एनएचएआई के एक मैनेजर ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए सीएम सुक्खू से आरोपी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। सर बच्चे खड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा पता। नीली जैकेट में दिख रहे ये जनाब हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। नाम है अनिरुद्ध सिंह। लेकिन अपनी हनक के चलते हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज शिमला से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बच्चे खड़ेंगे ना तुम्हारे तब चलेगा पता। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अफसर ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान मंत्री ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि अफसर से मारपीट भी की, जिसके बाद एनएचएआई के टेक्निकल मैनेजर अचल जिंदल की ओर से हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। लेकिन इस घटना के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार में अफसरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, देवभूमि का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जहां के एक मंत्री का नाम एफआईआर में आए, कंप्लेंट में आए और ये कहा जाए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को कमरे में बंद करके उनके सिर फोड़ने का काम किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।